क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है, एक का आयतन 64 है, दूसरे का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, दोनों को पास में लाकर उनके संलग्न फलक जो हैं दोनों को मिला देते हैं तो एक ठोस बनता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये किस तरह से कह रहे हैं, पहले तो मैं आपको उसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि एक घन का आयतन आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर इसमें हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि एक घन का आयतन जो है भुजा का क्यूब होता है और 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो यहाँ से क्यूब और क्यूब क्या होंगे, हट जाएंगे या फिर कट जाएंगे। ठीक है, तो भुजा बराबर आपका आ गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी एक अब यहाँ पर बना के आपको बताते हैं। ये रहा एक घन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा घन है, दोनों के फलकों को मिला दिया जाता है। जैसे ये देख रहे हैं आप मिला हुआ, यहाँ पर इस चीज़ को ये जोड़ा जाया है। ठीक है, अब इसकी जो है ब्रीथ भी 4 सेंटीमीटर है, लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है और हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वाले की भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसमें लेंथ में क्या हुआ, अब ये जो ठोस बना है, ये जो ठोस आपको दिख रहा है, ये टोटल जो ठोस बना है, इसमें फलक क्या आपको बता दें, दोनों घनों के फलकों को मिलाने पर बच्चों यहाँ पर क्या है, लेंथ जो है हमें 4 + 4, ये देख रहे हैं, ये वाली 4 और ये वाली 4 कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ हमारी वही रही 4 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारी वही मिली है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में कह रहा था जो ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे मान रखेंगे सिर्फ 2L हमारा है 8, बी हमारा है 4 प्लस बी हमारा 4, एच भी हमारा 4 प्लस एल हमारा हो गया है 8 और एच हमारा है 4। ठीक है, 2 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 8 चक्कू 32। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 80 और 80 दूना 160। क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर आप लगाएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 6 अंक देगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों, देखिए एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बर्तन में डाला जाता है। ये लंबवृत्तीय बर्तन आपको दिख रहा है, इसमें एक गोला डाला गया है। ठीक है, जिसमें थोड़ा पानी भरा है, ये इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है, यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है, ठीक है, अब ये डला तो ये पूरा डूब गया कुछ इस तरह से, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 32/9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाती है। तो ये सतह बढ़ी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी हो गई, 32/9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात करना, यानी हमें डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। ठीक है, बेलन का आयतन के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ठीक है, अब मान रखते हैं 4/3, देखिए पाई से पाई कट गया। ठीक है, और ये गोले का
त्रिज्या इसमें है और ये बेलन की, ठीक है। तो दोनों त्रिज्या अलग अलग हैं, हमें निकालनी यहाँ पर बेलन की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। गोलिक त्रिज्या हमें दी है, गोलिक त्रिज्या 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब कर दिया। इधर r² हमें चाहिए है, h हमें पता है, ये रहा 32/9, तो ये हो गया 32/9, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये इनकी गुणा करा लो, 4 दूनी 8 गुणे 6 छंग 36, ये बटे में है, उधर जाएगा 9, तो हो जाएगा गुणे में। अब 32 जो है गुणे में है, बराबर किधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो r² बराबर बचा, ठीक है। तो यहाँ पे काट लेते हैं, 9 × 9, ना 9 से नहीं कटेगा, ये काट देते हैं, 8 × 8, 8 चक्कू 32, 4 × 4, 4 नेम 36, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, यानी 9 नेम 81 बराबर r², r बराबर आ गया 9, कितना आया 9, ये त्रिज्या निकली है गोल बेलन की, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास d बराबर, फार्मूला तो 2r, तो यहाँ पे 2 × 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो व्यास जो है 18 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो पूरे आपको 6 नंबर एग्जामिनर देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों अथवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक नाव जो एक पुल की ओर आ रही है। सबसे पहले हम एक पुल बना लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और उसके डायग्राम को आप लोग समझते रहिए, ठीक है। ये एक पुल हो गया, ये ग्रिल हो गई उसकी लोहे की इस तरह से, ठीक है। और ये उसका पिलर हो गया पुल का, ठीक है। उसके ऊपर खड़ा ये आगे जा रहा है पुल, ठीक है। तो ये पुल हो गया। आगे क्या है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण जो है 30 अंश देखा गया। कितना क्या देखा गया, 30 अंश। तो मान लेते हैं या इस पॉइंट से जब उसका शिखर को देखा तो कितना दिखा, 30 अंश का। कितने का बच्चों, 30 अंश का, ठीक है। नाव के इस चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, जिस स्पीड से नाव चल रही है उसी स्पीड 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश। तब 4 मिनट के बाद फिर से पुनः देखा तो हो गया है अब 60 अंश, ठीक है। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये यहाँ तक कहना है पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों, A B C और ये D, ठीक है। कैसे लगाओगे, बहुत सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो त्रिभुज ACD में, ठीक है। ACD क्या है बच्चों, ये देखिए आप, ACD यानी 10 30, क्या हो जाएगा 10 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 10 30 अंश बराबर DC बटा AC, ठीक है। और DC हमारी हो गई है H, कितना मान लेते हैं H, ठीक है। तो यहाँ पर 10 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 बराबर DC का मान है H, और AC हम लिख लेते हैं, ठीक है। कंची गुणा कराएंगे तो AC कम AC हो जाएगा और √3 H हो जाएगा, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर लो क्योंकि आगे ये काम आएगा, ठीक है। AC हमें पता चल गया है, ये पूरी दूरी जो है वो है √3 H, ठीक है। आगे हम निकालते हैं 10 60, और 10 60 किस त्रिभुज में है बच्चों, वो हमारा है BCD में। किस में है, BCD में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में 10 60 अंश बराबर, लंब हमारा H है और यहाँ पर हमारा आधार जो है BC है। तो √3 10 60 का मान होता है H बटा BC। तो BC इधर आएगा, BC इधर चला गया गुणे में, और ये चला गया बटे में √3 H के, ठीक है। ये आ गया BC, ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद कर लो।
यही बॉक्स में बंद हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, हम यहाँ से AC फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर हमें AC चाहिए होगा तो हम AB को BC से जोड़ेंगे। ठीक है, और AC हमको पता है कितना है, AC हमको पता है, हमने निकाला है, कितना निकला है AC बच्चों, √3H। और AB हमें निकालना है, BC भी हमने निकाल लिया, H बटा √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3H माइनस H बटा √3 बराबर AB। ठीक है, कंची गुणा करोगे 3H माइनस H बटे में √3 बराबर AB। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2H बटा √3 AB, ये निकल के आ गया AB। ठीक है, इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, तो लिखेंगे नाव की चाल, नाव की चाल, सूत्र होता है दूरी बटे समय। ठीक है, नाव की चाल, दूरी तो हमें पता चली कितनी है बच्चों, दूरी जो है वो है हमारी 2H बटा √3, और समय यहाँ तक कितनी थी, 4 मिनट। कितना था बच्चों यहाँ से यहाँ तक, 4 मिनट। ठीक है, ये 4 मिनट समय ले रहा था इतनी दूरी तय करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 मिनट, और ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4√3, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया H बटा 2√3। ठीक है, तो नाव की चाल A से B तक की दूरी तय करने में इतनी हो गई। ठीक है, आगे जो है वो कह रहा पुल तक की दूरी बताओ, तो हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे नाव द्वारा लगा समय, गलत लिख रहे हैं बच्चों, नाव द्वारा पुल तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, तो ये कहाँ से, अब देखो यहाँ से BC से C तक, यानी B से C तक की दूरी हमें पता करनी, कितना समय लगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बटे चाल हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, दूरी हमारी पता ही है आपको, BC तय करनी है, चाल हमारी अभी आ गई है बच्चों, क्योंकि उसी चाल से तय करेगा, H बटे 2√3। ठीक है, BC हमें पता है कितना हमने निकाला था, BC चेक कर लेते हैं एक बार, हमने बॉक्स में बंद करा था, H बटा √3, तो यहाँ पे लिखते हैं H बटे √3 का भी बटा H बटा 2√3। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको गुणे में कर लेते हैं, H बटा √3 गुणे 2√3 बटा H, H से H कट गया, √ से √ कट गया। ठीक है, ये 2 आया, तो T बराबर 2 आया, अब मिनट में था तो 2 मिनट में, यानी उसको B से C तक दूरी तय करने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम और लगेगा, वो पुल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन लगा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का एक दूसरे त्रिभुज के एक कोण है बच्चों। ठीक है, कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये होते हैं समरूप। ठीक है, हमें समरूप सिद्ध करना है। मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ठीक है, अब तीनों की जब कोण बराबर हैं तो इसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हो गया ABC, ये हो गया DE और ये हो गया F। ठीक है, अब मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो इसको सिद्ध कर लेते हैं बराबर समरूप। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AB जो है ये वाली लाइन DE के बराबर है, फिर
BC जो लाइन है वो EF के बराबर है, ठीक है। फिर तीसरी लाइन देखो, AC जो है भुजा वो DF के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों बराबर जब आ गई भुजाएं तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के बाई साइड 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 से, ठीक है। इससे ये सिद्ध हो जाता है। अब कह रहा है कि इस पे एक समानुपाती रेखा डालते हैं, ये मान लो वो रेखा ये है, इसका नाम है P और Q, ठीक है। इसको सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, कलर चेंज कर लेते हैं, त्रिभुज देखिए 6 नंबर में, अब बहुत सरल क्वेश्चन है, ABC तथा त्रिभुज DPQ, ठीक है। मैं ये समरूप प्रूफ करना है, सर्वांगसम नहीं, कैसा, लगभग बराबर होना। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब होता है देखने में एक जैसे, भुजाओं से कोई मतलब नहीं, देखने में एक जैसे हो, ठीक है। छोटी बड़ी हो कोई बात नहीं, आकार एक जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है, तो इसमें क्या है देखिए, AB जो है वो DP के जैसा है लाइन, ठीक है। और जो BC है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है, ठीक है, देखने में। और यहाँ पर AC जो है वो लगभग बराबर है DQ के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के, ठीक है, बाई साइड 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 से, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, ये लिख दो प्रूव्ड। ये भी अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको पूरे के पूरे 6 अंक मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अगला देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये 4 नंबर में भी आता है और 6 नंबर में भी आता है। तो अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो आपको 6 नंबर में मिल जाएगा। फिलहाल ये 4 नंबर में पूछा जाता है और 6 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को लगा के बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में बही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा में 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। कहने का मतलब है जब धारा के अनुकूल जा रहा है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब धारा के उल्टा आ रहा है तो 1 घंटा अधिक ले रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे आप लिखोगे बोध सीख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे माना धारा की चाल, हम मान लेते हैं धारा की चाल, जो पानी जो बह रहा है वो हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मोटर बोट की चाल ये तो आपको दे ही रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर धारा के दिशा में यानी धारा के अनुकूल यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार बच्चों आप डालेंगे कि प्रश्न में कह रहा है कि मोटर नहीं है, धारा के डालना है, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल। अब देखो 18 की स्पीड से तो वो चल रही है, प्लस उसको धारा का भी सपोर्ट मिलेगा तो ये हो जाएगी चाल, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर धारा का भी सपोर्ट मिल रहा है तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। तो धारा की दिशा में, अब धारा के विपरीत दिशा में तो यहाँ पे डालेंगे धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल। अब मोटर की तो चाल 18 है मगर वो धारा को चीरती हुई आएगी, ठीक है, तो उसको कट करती हुई आएगी तो उसमें घट जाएगी, तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब 24 किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है, ठीक है, 24 किलोमीटर उसको तय करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 24
24 किलोमीटर, ये सब लिखना ही बहुत बड़ी बात है, बच्चे लिखते नहीं हैं, इसी में नंबर कटते हैं। 6 नंबर वाला सवाल 2 नंबर देता है एग्जामिनर। 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, मतलब 24 किलोमीटर अब वो धारा के दिशा में जाने में है, ठीक है, जाने में लगा समय क्या हो जाएगा बच्चों, धारा की दिशा में जा रहा ना, तो 24/18 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, घंटे, ठीक है। उसके बाद में अब 24 किलोमीटर वापस भी आना है उल्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में लगा समय बराबर 24/18 माइनस x घंटे, ठीक है। अब इन पूरी दूरी को करने में, आने और जाने में टोटल कितना लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है, ठीक है, अधिक लगता है। तो ये देखिए पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर अधिक लगने के लिए तो धारा जब पूरी कंप्लीट कर लो तभी तो पता चलेगा। जब आप वापस आ गए तो आपने देखा कि इतना आने में लगा, जाने में जो लगा उसको घटा देंगे, 1 घंटा ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर नीचे जो हैं ऊपर कॉमन कर लो, 24 बचा क्या, 1/18 माइनस 1, फिर यहाँ पे भी 1 बचा बराबर में 1, ठीक है। उसके बाद में अब इस बॉक्स के अंदर हल करते रहो, ये हो गया 18 का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इधर, ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो इधर, तो ये हो गया 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स बराबर 1। 24, ये 24 क्यों लेके घूम रहे हो, उधर बराबर में फेंक देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बटे 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये जो 24 था गुणे में था, उधर गया बटे में हो गया, ठीक है। ऊपर देखो 18 से 18 कट गया, ठीक है, क्या बचा ऊपर, x और x दोनों जुड़ गए, गुणा करो 24 से, इधर आ गया 24 और ये पूरा इधर 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा करो 24 दूना 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो या उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 48x, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब इसको शुद्ध करके लिख लो, माइनस कर लेते हैं हम लोग कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 224 बराबर 0, ठीक है। इसके कर लो गुणनखंड, ठीक है बच्चों। गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, ये माइनस जो है इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 56 की गुणा 6 से कराओगे तो आ जाएगा 324, और सॉरी 54 की गुणा जब आप कराओगे 6 से तो आ जाएगा 324, और 54 में से 6 घटा दोगे तो बचेगा 48, ठीक है। तो ये गुणनखंड होंगे, तो 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6x माइनस का 324 बराबर 0, ठीक है। x कॉमन कर लिए तो x प्लस 54 बचा, इधर आपने कर लिया माइनस का 6 कॉमन, तो बचा x माइनस प्लस का 54 बराबर में 0, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस 54, ये हो गया x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है x प्लस 54 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर माइनस का 54 बराबर, जो कि x की वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है, तो x बराबर 6 मान्य है। तो यहाँ पर आपको निकालनी थी धारा की चाल, तो यहाँ पर आपकी धारा की चाल क्या आई है, जो कि आपने x माना था शुरुआत में, दिखाता हूँ आपको, ये माना था आपने, ठीक है, दिख रहा ना। तो x का मान क्या निकला आपका 6, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धारा की चाल
6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ऐसे लगाओगे पूरे 6 नंबर एग्जामिनर देगा, कहीं पर भी कुछ भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, लिखना जरूर बच्चों। ये हिंदी दिख रही ना आपको, बहुत शुद्ध हिंदी मैंने आपको बताई है, बहुत अच्छी तरीके से लिख के आप भी ऐसे लिखिए, पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लें। तो अगर डायग्राम अच्छा बन गया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लगाओगे, पहले पढ़ के और बनाना सीख लो। ठीक है, तो पढ़ के कैसे बनाओगे, देखो, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो सबसे पहले एक मंदिर हम बना लेते हैं यहाँ पर। मान लो वो मंदिर कुछ इस तरह से है और इसकी हाइट जो है वो 15 मीटर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सॉरी ये मंदिर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मान लो बीच में जो है एक सड़क है, मान लिए सड़क है, और ये भवन जो है सड़क के दूसरी ओर एक भवन बना है, जिसके मंदिर के शिखर से, भवन का शिखर अगर देखोगे तो कितने का बन रहा है, 30 अंश का। कितने का बन रहा है बच्चों, 30 अंश का। तो ये हो गया 30 अंश। ठीक है, आगे क्या है देखो, तथा भवन का पाद बिंदु, पाद का अवनमन कोण 45 है। अब यहीं से खड़े होके जब भवन के नीचे जड़ देखोगे तो कितने का बन रहा है, 45 अंश का। कितने का बच्चों, 45 अंश का। ठीक है, अब कह रहा सिद्ध करो कि भवन की जो ऊंचाई है वो 5 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये आपको निकालनी है। तो मान लो भवन की ऊंचाई आपको निकालनी, अगर वो इतनी आ गई तो सही है, वरना गलत है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सही आएगी, हमको सिद्ध करना, सिद्ध करते हैं। कैसे करोगे देखो, तो ये तो मंदिर था लिखा हुआ और ये था पाद बिंदु। ठीक है, हाँ, तो इसको नाम दे लेते हैं हम ABCD और ये हमारा E। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AD, नहीं 45 वाला मान लेते हैं, पहले ABC लिखते हैं, ABC में। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर। ठीक है, तो लंब कितना 15 हो गया, क्योंकि मंदिर जो है 15 मीटर ऊंचा है, और सड़क हमें नहीं पता कितनी चौड़ी है, तो इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो ये y लिख लेते हैं, आधार हमारा y हो गया। tan 45 का मान 1 होता है, 15/22, बाई की कंची गुणा करोगे, बाई बराबर आ गया 15 मीटर। इसको बॉक्स में बंद कर लो, ये आ गया बच्चों 15 मीटर। अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगा। ठीक है, तो अगर ए बी जो है 15 है तो डी सी भी 15 होगा। यहाँ पे लिख लो ये लाइन कि भैया जो है ए बी बराबर है डी सी के, कितना है, 15 मीटर। ठीक है, और आधार दोनों के ए डी बराबर है बी सी के, ये भी 22 है, और ये आपने कितना निकाला है, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है। ओके, अब दूसरा त्रिभुज 30 वाला ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में tan 30 अंश बराबर लंब हमारा पूरा हो जाएगा ED। कितना हो जाएगा, ED। अब देखो बच्चों, इसको आपने कितना माना था, पूरा h माना था। ठीक है, अब इतनी दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, h में से माइनस करोगे, तो ये कितना निकल गया 15, तो h माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम h माइनस 15/15, क्योंकि आधार हमारा 15 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h माइनस 15 बटे में 15, 15 की कंची गुणा हो जाएगी, 15/√3 बराबर h माइनस 15। ठीक है, फिर इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 15/√3 प्लस 15 बराबर h। ठीक है, आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15/√3, कंची गुणा कराई, √3 बटे में पूरे हो गया h। ठीक है, इसको सीधा कर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा h बराबर 15 प्लस 15/√3 बटे √3, अंडर काटते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, h बराबर
15√3 प्लस 15 से अंडर रूट देखो ये हट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा खाली 3 बटे में ये भी 3 रह गया, तो h बराबर 15√3 प्लस 45/3। अब ऊपर 15 कामन कर लेते हैं, तो h बराबर 15 जब कामन कर लेते तो यहाँ बचा √3 प्लस 3 बटे में 3, तो ये कट हो जाएगा, 3 एकम 3 3×5 15, ठीक है, तो ये आ गया है h बराबर 5√3 प्लस 3। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूव्ड। ओके बच्चों, ऐसे लगाओगे तो पूरे एग्जामिनर 6 अंक देगा आपको, ठीक है, 6 नंबर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फिर से वही है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जितना अच्छा पढ़ेंगे उससे अच्छा चित्र बनाइए, और चित्र सही बन गया तो आंसर भी सही आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। सबसे पहले भैया एक भवन बना लो, ठीक है, उससे ऊंचा उसका जो है, ये कहाँ चल गया, एक भवन है ये, उससे ऊंचा जो है एक स्तंभ बना लिया यानी खंबा, और भवन के शीर्ष से स्तंभ का शिखर यानी शीर्ष देखोगे तो कितने बन रहा है, 60 अंश का। कितने बन रहा है बच्चों, 60 अंश का। आगे है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण, भवन के शीर्ष से स्तंभ का पाद बिंदु जो है वो 45 अंश है, ठीक है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर हो, अब हमें पता है कि ये कितना है, टोटल 40 मीटर है स्तंभ, तो सिद्ध करो कि भवन की ऊंचाई जो है 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर है। ये हमें प्रूफ करना है, सिंपली हो जाएगा बहुत आराम से। कैसे करोगे देखो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, फिर मान लो C, फिर मान लो D और फिर मान लो E, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो 10 45 बराबर ये हो गया आपका लंब जो है, देखिए लंब बटे आधार, ठीक है। 10 45 का मान 1, लंब क्या है बच्चों आपका h, आप यहाँ पर h मान लो कि ये जो है h है और ये जो है आपका x है, ठीक है, तो ये हो गया h बटा x, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर h आ गया, जितना x होगा उतना ही h होगा, ठीक है, ये आ गया। आगे जो है आप मान लीजिए 30 का लगा लें, 60 वाला लगा लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, पहले त्रिभुज लिख लो, त्रिभुज लिखना जरूरी होता, त्रिभुज ADE में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 10 60 बराबर, अब यहाँ पर जो है आपका ED हो गया लंब, ये वाला ED जो है लंब हो गया, और ED लंब है तो ये आपको पता है कि 40 में से निकलेगा, 40 माइनस हो जाएगा x, ठीक है। क्या कर दोगे, x कर दो या h कर दो, आगे हेल्प देगा आपको फिलहाल h, तो h कर दो, ठीक है, क्योंकि जो h होगा वही x होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो यहाँ पर h भी लिख सकते हैं और यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस h बटा, और आधार आपका है x, यानी ये भी h लिख सकते हो, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है, चाहो तो x लिख दो, चाहो तो h लिख दो। फिलहाल h निकालना है तो h ही यूज़ करेंगे, ठीक है, भवन की ऊंचाई निकालना ना तो h लगाइए। तो 10 60 का मान होता है √3 बराबर 40 माइनस h बटा h, कंची गुणा करा लीजिए, ये हो जाएगा √3 h बराबर 40 माइनस h, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 h प्लस h बराबर 40, ठीक है। यहाँ से h कॉमन कर लो, तो h कॉमन कर लिया, ये बचा √3 प्लस 1 बराबर 40, h बराबर 40 बटा √3 प्लस 1, ठीक है। इसका परिमेयकरण कर दो, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, नीचे फार्मूला हो गया एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो गया a² माइनस b², ये हो गया 40, सामने सामने गुणा हो गई -1, ठीक है। तो 40 √3 माइनस 1, ये √3 से स्क्वायर कट गया, खाली 3 बचा, माइनस का 1, अगली लाइन में 40 √3 माइनस का 1 बटे में 2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 0, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, 20 √3 माइनस का 1, भवन की ऊंचाई, आंसर आ गया। आंसर क्या, ये प्रूव्ड हुआ है, ये प्रूव्ड हुआ है, ठीक है,
ये प्रूव्ड हुआ। अब जैसे आप प्रूफ करेंगे वैसे एग्जामिनर आपके 6 नंबर पक्के कर देगा। देखो यही तो करना था, यही प्रूफ करना था, ये आ गया। ठीक है, अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, एक ठोस एक शंकु के आकार का है। तो एक ठोस जो है हम बना लेते हैं, एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो एक जो है, पहले एक ठोस बना लो कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस पर ही इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है। सेम है मतलब ये बिल्कुल ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तथा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है भैया, निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है आपसे कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या एक जैसी है। तो ये हो गया आर, ये हो गया एच, और ये त्रिज्यक ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ये हो गया एल। तो यहाँ पे लिख लो कि भैया अगर अध्यारोपित है दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे, दोनों के ही बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों होंगे बराबर, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अध्यारोपित है। ठीक है, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr² बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों πrl। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्योंकि हल हो नहीं रहा ऐसे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग 2πr² का स्क्वायर बराबर πrl का स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, तो ये 2 और 2 4 हो गया, पाई का हो जाएगा स्क्वायर, इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 और 2 4 हो जाएगा, बराबर में पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो जो कटता है उसे काट दो, ये कट गया, इसकी पावर 2 रह गई, ये कट गया, तो यहाँ बचा 4r² बराबर एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, वो होता है r² प्लस एल स्क्वायर, सॉरी h²। ठीक है, अब ये होता क्या आपको बता दें कैसे ये मैंने निकाला। एल बराबर सूत्र होता r² प्लस h²। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, ये हट गया, तो आपका एल बराबर प्राप्त हो गया कि आप l² बराबर लिख सकते हो। ये क्या करा भाई, थोड़ी मिस्टेक होगी बच्चों, ध्यान दिया करो। तो ये होता है, अब इसका जो रूट है इधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो l² बराबर हो जाएगा r² प्लस h²। ठीक है, तो यहाँ पर l² की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो 4r² माइनस r² बराबर h²। ठीक है, तो यहाँ बचा 3r²। ठीक है, बराबर में h²। अब r² बटे में h² कर लो, बराबर में 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा था, इधर बचा 1/3, क्योंकि h तो उधर चला गया। अब यहाँ पर देखो r/h दोनों के ऊपर सेम घात है, उसका होल स्क्वायर कर लो, इधर लगा लो। अब इसका क्या करो, r/h बराबर, ये इधर चला जाएगा, पूरे के ऊपर रूट हो जाएगा 1/3, स्क्वायर इधर आएगा ना बराबर के, फिर r/h बराबर 1 का तो 1 ही रहता है, ये √3। तो यहाँ पे लिखोगे कि त्रिज्या अनुपात और त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात जो है आपका आया 1/√3, ये आया। ठीक है, होगा या है, लिखोगे, यहाँ जैसे लिखोगे वैसे एग्जामिनर में आपके 6 नंबर पूरे कर देगा। प्रश्न संख्या 9, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 8 मीटर ऊंचे भवन को शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। ठीक है, भवन के बीच की दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात करो। चलो भाई देखते हैं कैसे बनाते हैं आपको लिए।
तो सबसे पहले ये एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसकी हमें पता नहीं कितने मंजिला है, मगर ये पता है कि इसके सामने जो एक भवन है उसकी जो है ऊंचाई 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। अब इसके बिल्डिंग से शिखर से खड़े होकर इसका भवन का शिखर देख रहे हो तो ये बन रहा है 30 अंश। कितने का बन रहा है? 30 अंश का। अब भवन के ही शिखर से खड़े होकर छोटे भवन की तरफ देख रहे हो उसके ज़मीन पे नींव की तरफ, तो यह बन रहा है 45 अंश। ठीक है। अब इसके क्या करना है? भवन और बिल्डिंग सॉरी छोटे भवन और बड़े भवन के बीच की दूरी निकालनी है आपको, और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है बिल्डिंग की। ठीक है। तो आइए इसको लगाते हैं, नाम देते हैं। ये हो गया ए, बी, सी, डी और ये हो गया ई। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में 30 अंश बराबर हो जाएगा ई डी बटा ए डी। ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लंब बटे आधार। ठीक है। 30 का मान होता है 1/√3। ई डी आपका यहाँ पर पता ही नहीं है तो ई डी माना ही नहीं है हमने। क्यों नहीं माना वो आपको आगे बताएंगे, मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक बार कभी कदार ऐसे भी लगा लिया करो। √3 ई डी कंची गुणा हुई। ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको बॉक्स में बंद कर लो क्योंकि आगे इस्तेमाल होगा ये। ठीक है। आगे देखो, त्रिभुज ई सी बी में। ठीक है। ई सी बी क्या है? 10/45 है, तो यहाँ पे लिख लो 10/45 अंश बराबर ई सी बटा बी सी। और 10/45 का मान है 1, तो ई सी बटा बी सी हो गया। तो यहाँ पर बी सी जितना होगा उतना ही ई सी होगा। ठीक है। इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, ये भी यूज़ होगा आगे। ठीक है। आगे देखो कि अब आइए आपको समझाते हैं कि ई सी और बी सी है क्या। देखो बी सी जो है बच्चों वही ए डी है, जितना बी सी होगा उतना ही ए डी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बी सी की जगह पे लिख सकते हैं ए डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर ई सी। अब ई सी कैसे आ रहा है? तो लिख लो ए डी बराबर ई सी जो है वो दो चीज़ों को जोड़ के आ रहा है, इसे और इसे जोड़ोगे तब ई सी बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लो कि भैया ई डी प्लस डी सी। अगर ये 8 मीटर है तो इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी ना, ये भी 8 मीटर है। तो यहाँ पे लिख दो ई डी प्लस 8। तो ए डी आपको पता चल गया कितना आया? 8। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या होता है, जो एक जैसे हैं वो हट जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए डी है और यहाँ पर ए डी है, इसको छोड़ दो। ठीक है। बाकी आप तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर √3 ई डी बराबर ई डी प्लस 8। इसको सॉल्व करना है, ई डी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है √3 ई डी माइनस ई डी बराबर 8। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ई डी आप कॉमन कर लो, ई डी कॉमन कर ले, इधर बचा √3, यहाँ बचा 1 बराबर में 8। ठीक है। ई डी बराबर 8 बटे में √3 माइनस का 1। ठीक है। इसका क्या कर दो परिमेयकरण, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, नीचे सूत्र बन गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 8 √3 प्लस 1, 8 √3 प्लस 1 बटे में 2। सॉल्व कर देना, 3 में से 1 जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो ये आ गया 4 √3 प्लस 1। ठीक है। ये आ गया ई डी। ठीक है। ई डी क्या है आइए चित्र में बताते हैं। ई डी जो है ये है, कितना आया आपका? 4 √3 प्लस 1। ये पता चल गया उसकी ऊंचाई का। ठीक है। अब क्या करते हैं, सड़क की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे ई सी बराबर ई डी प्लस डी सी। तो ई डी जो है वो है आया आपका 4 √3 प्लस 1, और ये है डी सी जो है 8 है। तो ये हो गया 4 की गुणा कर लो अंदर, 4 √3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 8। ठीक है। तो ये हो गया 4 √3 प्लस 8, 4 12। ठीक है। यहाँ से कॉमन कर लो 4, तो ये हो बचा √3 प्लस 3।
ये आपका आ गया आंसर EC, ये निकला है आपका EC। ठीक है, टोटल ऊंचाई क्या निकल आई, टोटल ऊंचाई निकल के आई आपकी 4√3 + 3। ये लग गया आपका सवाल। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा था बीच की दूरी, क्या कह रहा था, बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर बीच की दूरी निकालने के लिए आप AD में रख दो जाके मान, समीकरण 1 में यहाँ से रख देते हैं। समीकरण 1 में ED का मान रखने पर, क्योंकि ये तो ऊंचाई का निकला ना, अब ये ED जैसे निकालोगे वैसे आपका क्या निकल के आएगा, AD क्या है, इन दोनों बड़ी बिल्डिंग और छोटी बिल्डिंग के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखो AD बराबर √3 ED। ठीक है, और ED आपका आया है √3 गुणे 4√3 + 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4√3। ठीक है, √3, अरे क्या कर रहा हूँ, देखो मिस्टेक हो रही ना, 3 गुणे 4√3 + 4। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 + 4, ये हो गया 4×3 = 12 + 4, ये आ गया 16। तो इनके बीच की दूरी जो है वो है 16 मीटर। कितना है, 16 मीटर दूरी है, 16 मीटर छोटी बिल्डिंग और बड़ी बिल्डिंग के बीच में। ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 6 अंक देगा। फिलहाल इन क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं, तो आप एक बार लगा के भी देखिए ना, लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई बार बोर्ड में पूछे गए। मेरे सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद में मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 117 मीटर है। पहले एक एक वर्ग का निकाल लेंगे और उनके वर्ग क्षेत्रफल का योग, ठीक है, वर्गों का योग, ठीक है, 117 है। ये बताऊंगा कैसे करना है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना सीखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, माना पहले वर्ग की भुजा A तथा दूसरे वर्ग की भुजा B है। पहले ये लाइन लिख लो। ठीक है, उसके बाद में आपको एक सूत्र लिखना होगा, वो है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लो। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लो। यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपने भुजा का स्क्वायर है तो पहले वर्ग के लिए आपने मानी है भुजा A, तो A का स्क्वायर हो गया। ठीक है, व दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। जितनी अच्छी हिंदी लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरे वर्ग के जो भुजा मानी है वो B माना है, तो B का स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है इन दोनों क्षेत्रफलों का योग प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे डालो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसको और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 117, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर अगली बात कही है इनके परिमापों का अंतर कितना है, 12 है। इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए भी एक सूत्र होता है, वो सूत्र लिख लो। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर लें ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सूत्र है। आप पहले और दूसरे भुजा यहाँ पे रख दें, पहले वर्ग तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप बराबर
4a हो जाएगा, ठीक है। व दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4b, ठीक है। इन दोनों घटाने पे कितना 12, तो यहाँ पे लिखोगे पुनः प्रश्नानुसार तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर 12। यहाँ से कॉमन कर लो 4, तो बचा a माइनस b बराबर 12। कट कर दो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, क्या बचा a माइनस b बराबर 3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 3 प्लस b, समीकरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ से a का मान निकल आया ना। अब आगे क्या करोगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या थी बच्चों, ध्यान है। समीकरण 1 थी आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। तो a का स्क्वायर कर लो, 3 प्लस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 117। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस b स्क्वायर तो है यही, और ये है 117। इसको हल कर लो, तो यह 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। तो ये बचा आपका 2b स्क्वायर, जुड़ जाएंगे, प्लस 6b बराबर 117 माइनस 9, ये बच गया 2b प्लस 6b बराबर 108। 108 इधर लिया माइनस के हो जाएंगे, 2b स्क्वायर प्लस 6b माइनस के 108 बराबर कुछ नहीं 0। कॉमन कर लो 2, यहाँ से 2 कॉमन करोगे बचेगा b स्क्वायर प्लस 3b माइनस का 54 यानी 54 बराबर में 0। 2 जो है इधर जाएगा बटे में जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हल करो, तो b स्क्वायर प्लस 3b माइनस का 54 बराबर 0, ये आपकी समीकरण आई। इसके जो आप फैक्टर करोगे वो होगा कि गुणा करो तो 54 है, घटाओ तो 3 है, 9 छाक 54, 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, ठीक है, मिल गया। इसको हल कर लो, b स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 b माइनस का 54 बराबर में 0, b स्क्वायर प्लस 9b माइनस का 6b माइनस का 54 बराबर में 0। अगला हो जाएगा b कॉमन कर लिया, b प्लस 9 माइनस का 6 b प्लस 9 बराबर में 0, b प्लस 9 ये b माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो आगे इसको निकालना है, b प्लस 9 बराबर 0, तो b बराबर माइनस का 9, ठीक है, जो कि भुजाएं माइनस में नहीं हो सकती, तो ये अमान्य हो गया। दूसरा वाला है b माइनस का 6 बराबर 0, b बराबर 6, ये मान्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपकी a बराबर 3 प्लस b, तो 3 प्लस 6 ये आ गया 9, ठीक है। a बराबर 9 आया, b बराबर 6 आया। तो यहाँ पे लिखोगे अतः पहले वर्ग की भुजा a बराबर 9, ठीक है, व दूसरे वर्ग की भुजा b बराबर 6, ये आ गए 2 आंसर, ठीक है। ऐसे लगाओगे एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 6 अंक देगा, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर और भी ऐसी वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल के जाकर देख सकते हैं।